Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्टडीज आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यार आप लोग के लिए पूरा सिलेबस साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी चीज पढ़ा के हमने अपलोड करके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप जाके देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहिए। और आप लोग का जो डिमांड था कि यार आप लोग के लिए प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस बनाया जाए, तो यार हमने शुरुआत ऑलरेडी कर दी है 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का। ठीक है, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, इसका पहला प्रॉब्लम सेट 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आज चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, यानी इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिया हमने। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रॉब्लम सेट बड़ा होता है, तो हम एक ही लेक्चर में नहीं कराएंगे, इसको आराम आराम से कराएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस तो कंप्लीट है, बस प्रॉब्लम सेट बचा हुआ है। तो इसको धीरे धीरे करके 1 बाय 1 लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे। तो आप लोग एक एक करके देखते रहिएगा। आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। क्या है वो क्वेश्चन नंबर 6, कौन कौन से टाइप के एग्जांपल्स है, सभी चीज बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको हर एक चीज मिलते रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले के जो भी एग्जांपल्स है उसके पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ाए हुए, तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर स्क्रॉल कीजिएगा, आपको वो वीडियोस देखने मिल जाएगा। तो जरूर से पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा पर्सनल आईडी प्लस हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज जरूर से फॉलो कीजिएगा। और हमारे जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो पेड कोर्सेस हो, कई सारी चीजें हैं हमारे ऐप पे। जाके डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, और उसको लॉग इन कर लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कई सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। आज हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है दोस्तों सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो होता है, यानी नॉर्मल मेथड जो हम लोग को चाहिए होता है। दो इक्वेशन और दो इक्वेशन को हम एक के नीचे एक रखते हैं और उसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, जिसमें से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू हम निकालते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग बाकी का वैल्यू जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चंस को नजर डालोगे तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग टाइप के, यहां पे आपको कोई फ्रैक्शन वाले सम दिख रहे होंगे। तो ये जो मेथड है ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम जो ये 2/x दिख रहा है, ये 2/3y दिख रहा है, या फिर ये अपॉन एक्स वाई जो चीजें दिख रही है, इसको हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करके हमें मानना पड़ेगा, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में हमने कराया हुआ है। अगर बच्चे ने देखा होगा हमारे प्रैक्टिस सेट के लेक्चर वीडियोस, तो उनको ये चीज बहुत इजी लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम सेट के भी एग्जांपल्स देख लो। ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर पूछेगा तो 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी में जरूर से पूछेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो भी इक्वेशन है ये अपॉन के फॉर्म में दिया है, और कभी भी इस प्रकार के फॉर्म में अगर दिया होता है तो हमें इसको एज्यूम करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट करके मान लेंगे। लेट क्या करेंगे, ये 2/x है, तो अगर आप देखोगे तो ये 2 के अंदर क्या होगा, ये 1/x हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, ये 1/x को मैं मान लेता हूं m, और उसी प्रकार y वाले कैंडिडेट को, क्योंकि देखो यहां पे भी 1/x कॉमन निकल जाएगा और यहां पे भी 1/x कॉमन निकल जाएगा, तो इसके लिए 1/x को मैंने m मान लिया। दूसरा y वाले कंडीशन में हम देखेंगे तो y में भी आप देखोगे तो ये 1/y और यहां पे भी 1/y है, मतलब दोनों जगह 1/y प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं कि 1/y को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। तो 1/x को मैंने m मान लिया और 1/y को मैंने n मान लिया। अब इसके अंदर अगर वैल्यू पुट ऑन करें हमें तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 1/x को m मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 2m, प्लस ये 2/3 पहले से ही है, और 1/y को मैंने n माना है तो ये क्या हो जाएगा 2/3n। ठीक है, 2/3n हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ये 2/3n हो गया, और इज इक्वल टू ये 1/6 था पहले से, कॉमा दूसरे वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, ये 1/x को मैंने m माना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 3m, प्लस ये 2/y, इसमें 1/y को मैंने n माना है तो ये क्या बन जाएगा 2n इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इस इक्वेशन में अगर आप नजर डालोगे तो ये जो इक्वेशन है ये भी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, मतलब अभी तक ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं बना है, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। अब ये नीचे वाला जो 3 है ना, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये बन गया 6m, प्लस इसके पास से 3 चला गया तो क्या बन गया 2n बन गया, इज इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा तो 3/6, मतलब ये क्या बनेगा 1/2। समझ में आ गया, तो ये 1/2 बन गया। ओके, और उसी प्रकार ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 2 मल्टीप्लाई पे 6 कितना होता है, देखो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12m, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2n करोगे दैट इज 4n इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इस प्रकार से चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, दैट इज 12m, क्या बन गया ये 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये हमारा दैट इज 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब इसको हम क्या करेंगे, एक के नीचे एक रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 12m है, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 2n है। तो अगर हम चाहे तो ये 2n को ये 4n बना सकते हैं। अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6m, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा हमारा एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन है उसको एक दूसरे के नीचे रखेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे है दोस्तों 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। और जो तीसरा इक्वेशन जो हमें नया इक्वेशन बनाया मल्टीप्लाई करके ताकि कोएफिशिएंट सेम बना सके n का, तो 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो ये 4n है, ये 4n है, ये कैंसिल हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 इज 1 इज इक्वल टू ये प्लस 4n ये माइनस 4n कैंसल, 12m माइनस 6m इज 6m, तो 6m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m विल बी, आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो आपका m का वैल्यू यहां से मिल गया, आपको m का वैल्यू कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही m इज इक्वल टू 1/6 किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे जिसके हेल्प से हमें n का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं, पुट यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं कि पुट इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू बताओ, किस में डालू, किसी में भी डाल लो, ये छोटा है ये बड़ा है, जिसमें भी डालना है डाल लो। हम क्या करते हैं ना, इसमें डाल देते हैं, तीसरे वाले में डालते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं क्या करूंगा, m का वैल्यू डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6, ये m का वैल्यू क्या है 1/6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4n इज इक्वल टू 0। तो ये 6 कैंसल, यानी क्या बच रहा है 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू -1/4। तो आपका n का वैल्यू यहां से मिल गया -1/4। m का वैल्यू 1/6 आया, n का वैल्यू -1/4 आया। अब मुझे क्या करना है, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। और ये बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो यहां पे आके छोड़ देते हैं, m और n का वैल्यू तो आ गया ना, यही तो निकालना था। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हमारे मेन इक्वेशन में क्या है, x और y है। तो हम आप दिमाग लगाएंगे, हमारे m का और n का वैल्यू उठा के हम किस में डालेंगे, जो हमने लेट करके माना हुआ है। तो लेट करके क्या माना हुआ है, 1/x इज इक्वल टू m। तो m क्या है, m मेरा 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू m है, m का वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, ऐसा लिखो, रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा लिखो यहां पे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। हमने क्या किया, हमारा जो वैल्यूज था इसको रीसब्स्टिट्यूट किया। तो 1/x इज इक्वल टू 1/6 हो गया। और दूसरा क्या था, 1/y को n माना था, तो 1/y को मैंने n माना था और n का वैल्यू क्या माना है -1/4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहां पे y इज इक्वल टू -4। यहां पे x और y के दोनों के वैल्यू आपको मिल गए। ठीक है, कितना सिंपल था, x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -4 आया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। और आप देख सकते हो ऐसे बड़े बड़े टाइप के एग्जांपल्स आएंगे आपके एग्जाम में, आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप भी यार जेआर ट्यूटोरियल से पढ़े हुए हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आप जानते हो, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर ऐसे ही आएगा चुटकी बजाते हुए। करेक्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इसी प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान दो क्या बोल रहा है। देखो 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2। अरे बाप रे, बहुत डेंजर क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। 13/2 प्लस 7/y प्लस 2, कोई बात नहीं, दोनों में एक सिमिलैरिटी आपको दिख रही है। यहां पे भी अपॉन में 2x प्लस 1 है, यहां पे भी अपॉन में 2x प्लस 1 है। y के कोऑर्डिनेट में भी आप देखोगे 13/y प्लस 2 है, यहां पे भी समथिंग अपॉन y प्लस 2 है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट 1/2x प्लस 1 को मैं मान लेता हूं m, दूसरा 1/y प्लस 2 को मैं मान लेता हूं n। चीजें सिंपल हो गई। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 7 है, 7 1/2x प्लस 1 को क्या माना m, तो ये हो जाएगा 7m प्लस ये 13/y प्लस 2 है, तो 1/y प्लस 2 को मैंने माना है n, तो ये हो जाएगा 13n। ठीक है, तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 हो गया, कॉमा कॉमा ये 1/2x प्लस 1 m माना हुआ है, तो ये भी हो जाएगा 13m प्लस 7/y प्लस 2, 1/y प्लस 2 को n माना है, तो ये हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 33। सिंपल। अब यहां पे आप देखोगे ये पहला इक्वेशन है, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन,
इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इक्वेशन का नाम देना इसलिए जरूरी होता है ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा आप इक्वेशन ले रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के नीचे नीचे रखे। देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं लेता हूं ये 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा वाला उसी के नीचे लिखता हूं जो कि 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे दोनों में से किसी का भी, m का हो चाहे n का हो, किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। और कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो मुझे n को सेम बनाना है तो ये 13 जो है और ये 7 है, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेगा, जिसके वजह से हमारा जो वैल्यूज आएंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो इससे अच्छा एक और मेथड ये है कि एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, और वो जो नए इक्वेशन बनेंगे उसके हेल्प से हमें क्या मिलेगा? एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखो मैं डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन हमारे जो वैल्यूज मिलेंगे वो थोड़े बड़े आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? मान लो इन दोनों इक्वेशन में से मुझे कोई भी एक कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? अब मुझे बताओ सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। इसको, ये पूरे इक्वेशन को मुझे क्या, अगर मुझे समझ लो इस 7 को, मतलब n के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, तो ये 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पूरे पूरे इक्वेशन को हमें इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में डालना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़े बड़े वैल्यू आएगा। चलेगा, तो ये एक मेथड होता है करने का सॉल्व। दूसरा मेथड ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो, एक नया इक्वेशन मिलेगा, फिर एक बार माइनस कर दो, फिर एक और नया इक्वेशन मिलेगा, फिर ये वाला इक्वेशन को वापस से साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, फिर एक वैल्यू मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, इससे भी कर सकते हो। तो चलो ये वाला मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। देखो क्या होगा, ध्यान देना। 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49m प्लस 13 7 कितना होता है? 13 7 91 होता है, 91n। ठीक है, इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14, 15 16 17 18, 189। ये आपका एक नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है 13 कितना होता है? 169 होता है, 169m। 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 13 7 91 होता है, तो ये हो गया 91n इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 13 करके देखो, साइड में मैं करता हूं, 33 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर है दोस्तों, तो हम फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 33 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 30 को मल्टीप्लाई बाय 33, 429 आ रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 429। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। क्या किया हमने? बस मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि ये n वाला जो कोएफिशिएंट है वो सेम आए। देखो इसका भी 91 आ गया, इसका भी 91 आ गया, इस चीज को करने से। अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे इस चीज को कैंसिल करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस यहां पे भी माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताओ 429 में से 189 माइनस कर दो, करके देखो फटाफट से। कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल करूंगा, देखो फास्ट। आप लोग मत करना, आप लोग के पास नोटबुक है, आपको रफ सॉल्व करना है। देखो ये 429 माइनस 189, 240 आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस 240। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि बड़ा कौन है? 429, इसके पास माइनस का सिंबल है, तो माइनस 240 आया। ये प्लस 91 माइनस 91 कैंसल, ये हो जाएगा। फिर 169 में से 149 माइनस करो, चलो 169 में से माइनस करो 49 को, कितना आया? 120। तो ये आ गया माइनस 120m। तो माइनस 120m इज इक्वल टू माइनस 240। ये माइनस गेट्स कैंसल, m इज इक्वल टू 240 अपॉन 120, 0 0 कैंसल, 12 1 12, 12 2 24, यानी कि देयरफॉर आपका m का वैल्यू यहां से मिल गया आपको 2। m का वैल्यू क्या मिल गया? 2 मिल गया। एक बार m का वैल्यू मिल गया तो आपको बस सिंपली क्या करना है? किसी एक में डाल देना है और आपको n का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं यहां पे? पुट इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू बताओ? छोटा कौन सा दिख रहा है? कौन सा छोटा दिख रहा है? किसी में भी डाल लो, मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं। चलो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में क्या, मैं उसके पहले वाले में इक्वेशन में डालता हूं ना, सिंपल वाले इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा? 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 है, करेक्ट। इसमें मुझे m का वैल्यू पता चल गया 2, तो इस m की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? 2 लिखूंगा। ठीक है, अब डाल दो और सॉल्व कर लो फटाफट से। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 14 प्लस 13n इज इक्वल टू 27, 13n इज इक्वल टू 27 माइनस 14, यानी कि 27 में से 14 क्या कितना बचेगा? 13 ही बचेगा। 13n इज इक्वल टू 13, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13 अपॉन 13, तो n का वैल्यू कितना मिल गया? 1। तो आपको m का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया 1 और 1, सॉरी 2 और 1, लेकिन वैल्यू आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया दोस्तों, हमें इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू क्या है हमारा? 1 अपॉन
2x प्लस 1 को हमने क्या माना था, m माना था, जो कि है 2, ठीक है, बराबर। और उसके बाद हमने 1 अपॉन y प्लस 2 को क्या माना था, n माना था, जो कि है 1, n का वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये उधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x प्लस 2, कॉमा यहां पे भी 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 इज y प्लस 2। तो यहां पे सॉल्व कर लो, आपको क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट -1, ठीक है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4x, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज -1 अपॉन 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया -1 अपॉन 4, ठीक है। वैसे ही यहां पे कॉमा, वहां पे यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इधर 2 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू आ गया -1, तो x का वैल्यू आ गया -1/4, y इज इक्वल टू -1। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है क्या, क्रॉस चेक हम कर लेंगे, -1/4 -1, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना इजी टाइप के क्वेश्चंस है ये, मतलब देखा जाए तो हम सोचते हैं कि यार ये इतना बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें ये रियलाइजमेंट होता है कि यस इट इज वेरी मच सिंपल एंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तौर पे। तो हमने करके दिखाया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, एक आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब आप बोलोगे एज ए स्टूडेंट, आप बोलोगे सर यार इसको कैसे सॉल्व करें, बताओ क्या दिया इसमें। तो जैसा मैंने बोला कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके हमें एजम्पशन मान रहा है, तो इसके नीचे भी xy है, इसके नीचे भी xy है, लेकिन यार xy मानने से काम चल जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी x और y है, ऊपर भी, तो हमें सबसे पहले तो इसको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना, अगर हम इसको ये 7x माइनस 2y, अब मुझे बताओ ये नीचे जो xy है, ये 7x के नीचे भी xy होगा, 2y के नीचे भी xy होगा, तो सेपरेट कर देते हैं। तो 7x के नीचे भी xy लिख दो, बीच में माइनस है, और इस 2y के नीचे भी xy लिख दो, और इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दैट इज नथिंग बट हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है कि हमने जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोग ने सेपरेट कर दिया। उसी प्रकार यहां पे भी सेपरेट हो जाएगा, बताओ मुझे कैसे, 8x के नीचे xy आ जाएगा, बीच में प्लस 7y के नीचे भी xy आ जाएगा, और इधर इक्वल टू 15, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, यहां पे एक पार्टीशन मार देते हैं हम लोग, ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे क्या खेल हो रहा है, खेला होबे क्या हो रहा है, खेला होबे में अगर आप ध्यान दोगे तो ये x और ये x कैंसल, ये y कैंसल, यहां पे ये x कैंसल, ये y कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या, देखो 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, कॉमा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। ये हमारे दो इक्वेशन, ठीक है। और अब हम लेट कर सकते हैं, क्या लेट करेंगे, ध्यान देना, क्या मानोगे बताओ। तो लेट, ये 7 अपॉन y है तो इसमें 1 अपॉन y छुपा होगा, तो लेट 1 अपॉन y को मैं मान लेता हूं m, या फिर n मान लो, y वाला चीज को n मानते हैं ना, इसको n मान लो, और 1 अपॉन x को हम मान लेते हैं m। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा बताओ, 7 अपॉन y, 1 अपॉन y को n माना है, तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 2 अपॉन x, 1 अपॉन x को m माना है, तो ये माइनस 2m इज इक्वल टू 5, समझा। वैसे कॉमा ये 8 अपॉन y, 1 अपॉन y को क्या माना है n, तो ये हो जाएगा 8n प्लस 1 अपॉन x को m माना है, तो ये हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 15। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, m आगे चाहिए होता है, n बाद में चाहिए होता है, तो m को आगे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। वैसे ये 7m को आगे ले लो प्लस 8n को बाद में ले लो इज इक्वल टू 15, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, बन गया हमारे पास दो इक्वेशन। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब m का 7 है, इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 8 है, मतलब अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेम करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक दूसरे के नीचे इसको लिखता हूं। सबसे पहले एक के नीचे एक मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। तो यार ये माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5 जो इक्वेशन नंबर 1 था, उसी के नीचे ये लिखता हूं जो कि है 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ ये दोनों में दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अगर मुझे ये m वाले को सेम बनाना है, तो इसके पास 2 है, इसके पास 7 है, तो इस पूरे को देखो ध्यान से, इस पूरे को, ये वाला कलर नहीं लूंगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं ना थोड़ा सा क्या कलर लूं बताओ, हाँ ब्लू लेता हूं। इस पूरे इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को, अगर मुझे इस चीज को 7 के बराबर बनाना है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और इस चीज को अगर मुझे बराबर बनाना है, मतलब ये देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 हो जाएगा, यहां पे भी ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 14 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हम चीजें सेम बना दे तो क्या हो जाएगा, हमारे इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा नया इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से, क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -14m। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 49n, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। ये हो गया हमारा एक नया इक्वेशन जिसका नाम इक्वेशन नंबर 3 मान लो। फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14m, करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 8n दैट इज 16n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ऑलरेडी एक के पास माइनस है, यहां पे प्लस है, तो डायरेक्टली हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और सब प्लस हो जाएगा। 35 प्लस 30 इज 65 इज इक्वल टू 49 प्लस 16 कितना होता है बताओ, 55 65, तो ये हो जाएगा 65n, और ये -14m प्लस 14m कैंसिल, तो 65n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 65/65, n का वैल्यू n मिल गया, 1 मिल गया, माफ करना, n का वैल्यू 1 मिल गया। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो पुट इन किसमें डालो बताओ, किसमें डाल दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं, चलो फटाफट से ध्यान देना। इक्वेशन नंबर 3 मेरा ये रहा, तो -14m प्लस 49n, n का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 35। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा -14m प्लस 49 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर इस 49 को उधर भेज दूं तो 35 माइनस 49 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, लगभग -14 बचेगा, तो -14m इज इक्वल टू -14, तो देयरफॉर m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, तो आपका m का वैल्यू भी यहां से 1 आ गया। ठीक है, सिंपल, खत्म। अब मैंने क्या माना हुआ है कि 1/y जो है मेरा n है, 1/x जो मेरा है m, तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे एक वर्ड लिख दो, यहां पे क्या लिखोगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करो। 1/y को आपने क्या माना हुआ है, n माना हुआ है, जो कि है 1, तो 1/y इज इक्वल टू 1, और 1/x को आपने m माना हुआ है और m का वैल्यू आपने निकाला 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, तो आपका वैल्यू आ गया 1,1। ठीक है, समझ में आ गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा जो वैल्यू है परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को यह चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो परफेक्ट आंसर आया है हमारा, दैट इज x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने क्रॉस चेक इसलिए भी किया क्योंकि देखो ये मैं भी बिना देखे सॉल्व कर रहा हूं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको अपने कंसेप्ट पे भरोसा है, जैसे मुझे अपने कंसेप्ट पे है, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी अपने कंसेप्ट पे पूरा भरोसा हो जाएगा। हम जो क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप चीज समझ पा रहे हो, और हमने जो पूरा सिलेबस हमने पढ़ा के रखा है हर सब्जेक्ट का, उसको भी अगर आप देख रहे होगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रहा होगा। और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अपने एंड से एक बार मेहनत कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो यार कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आराम से यार मैथ्स में 100 में से यार 95 98 मार्क्स निकल सकते हो, और सिर्फ मैथ्स क्यों यार हर सब्जेक्ट में निकाल सकते हो, ताकि आपका ओवरऑल परसेंटेज भी 95% आराम से आ जाए। क्लियर, बहुत सारे बच्चे ने स्कोर किया है इस साल 95 98%। कई सारे बच्चों ने मुझे टैग किया, बहुत सारे बच्चे ने पर्सनली हमें मैसेज किया, पर्सनली जो कॉल किया, ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का जो बैच है जरूर से रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इसी के साथ हम एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम पूरा सॉल्व कर ले और ये पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।